और एक और बड़ी खबर, ईरान को ट्रंप की बहुत बड़ी चेतावनी। समझौता नहीं किया गया तो पछताएगा ईरान, समझौता नहीं हुआ तो ईरान की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। ट्रंप की तरफ से यह धमकी दी गई है। ईरान के पास कभी भी नहीं होगा परमाणु हथियार। ईरान को समझौते की ज्यादा जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह धमकी दी गई है, चेतावनी दी गई है अगले हफ्ते, जहां एक तरफ वार्ता को लेकर खबरें सामने आ रही हैं और वहीं दूसरी तरफ ट्रंप की तरफ से धमकी। हालांकि इससे पहले भी हमने देखा कि कैसे बात बनते बनते ट्रंप की धमकियों की वजह से बिगड़ गई, जब ईरान की तरफ से कहा गया कि वो धमकियों के सामने झुकने वाला नहीं है और किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देगा। तो तैयारी तो वार्ता राउंड 2 की हो रही है, लेकिन शांति या फिर विनाश, ये सवाल इसलिए क्योंकि तैयारी तो जंग की भी की जा रही है दोनों देशों की तरफ से। दरअसल बिग ब्रेकिंग ये कि इस्लामाबाद में अगले हफ्ते बातचीत की तैयारी की जा रही है। दूसरी बिग ब्रेकिंग बड़ी खबर, पहली बार न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात के लिए ईरान तैयार हुआ है। तीसरी जानकारी, ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने पर तैयार हो सकता है, जो कि बड़ा कदम होगा। हॉर्मुज से यूएस नाकाबंदी कम कर सकता है और अमेरिका की तरफ से भी इस पर कदम उठाया जाएगा। बिग ब्रेकिंग 5, ईरान का संवर्धित यूरेनियम विदेश भेजने पर भी चर्चा की जा सकती है वार्ता 2.0 में। और अनसुलझे सवाल क्या हैं ये भी समझ लेते हैं। दरअसल एटमी प्रोग्राम रोकने की समय सीमा क्या होगी, ये अभी भी सवाल है। संवर्धित यूरेनियम हटाने पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की स्थायी भूमिका तय नहीं हो पाई है। क्या अमेरिका ईरान पर प्रतिबंधों में ढील देगा? अब जब वार्ता होगी तो इन पर क्या फैसला लिया जाएगा? बड़ी बात यह है कि हमलों के बीच यूएस को सकारात्मक उम्मीद है, आज प्रस्ताव पर जवाब दे सकता है ईरान। मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका ने गंभीर प्रस्ताव दिया है, तो ट्रंप ने कहा है कि डील नहीं होने पर विध्वंस होगा। और एक और बड़ी खबर, हॉर्मुज को लेकर ईरान को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की धमकी। हॉर्मुज में ईरान का नया सिस्टम मंजूर नहीं, तहस नहस हो चुका है ईरान का पूरा सिस्टम। तो हॉर्मुज में ईरान का सिस्टम मंजूर नहीं है क्योंकि ईरान बेहद कमजोर हो गया है और जो उसकी तरफ से तमाम इंतजाम किए गए थे उन सभी को अमेरिका ने तबाह कर दिया। और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने चेतावनी दी है, शक्ति की परीक्षा ना ले अमेरिका। अब्बास अरागची ने कहा, शांति जंग से नहीं कूटनीतिक समाधान से ही होगी, शक्ति की परीक्षा ना ले अमेरिका। तो जवाब का इंतजार है, जुबानी जंग लगातार इस बीच देखने को मिल रही है। मार्को रूबियो अमेरिका के विदेश मंत्री, वो क्या बोल रहे हैं? ईरान को सीरियस ऑफर इस बार दिया गया है। अब इस पर जवाब क्या है ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का, जो समकक्ष है ईरान में उनके? कूटनीति के बीच यूएस का व्यवहार बहुत ही ज्यादा गैर जिम्मेदाराना है। इधर मार्को रूबियो ये बोल रहे हैं, आज हमें ईरान का जवाब मिल सकता है। तो अब्बास अरागची की तरफ से क्या कहा गया कि अमेरिका लगातार सैन्य तनाव को बढ़ाने की कोशिशें कर रहा है। इसके अलावा मार्को रूबियो ने कहा, ईरान का पूरा सिस्टम तहस नहस हो चुका है। अब्बास अरागची ने कहा, क्या दबाव बनाने के लिए अमेरिका की यही रणनीति काम आने वाली है? सिस्टम खत्म होने की वजह से समय लग रहा है, मार्को रूबियो का दावा। तो अब्बास अरागची का कहना है, कोई भी चालो ईरान कभी दबाव में झुकने वाला नहीं है। इसके अलावा मार्को रूबियो का बयान, उम्मीद है कि ईरान का जवाब सकारात्मक होगा। तो अब्बास अरागची क्या बोल रहे हैं? हमारी मिसाइल लॉन्चर क्षमता 75% नहीं बल्कि 120% है। तो सवाल यह है कि क्या इस दौरान जो सीजफायर का वक्त रहा, इस दौरान क्या ईरान ने एक बार फिर से खुद की जो ताकत है, सैन्य ताकत है, उसकी भरपाई की है, इसमें और ज्यादा इजाफा कर लिया? और ये देखिए आप, मनीष झा हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ लाइव। मनीष, क्या उम्मीद है? एक तरफ खबर आ रही कि अगले हफ्ते एक बार फिर से इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान की बात हो सकती है और वहीं दूसरी तरफ धमकियों का दौर जारी है, हो क्या रहा है? बिल्कुल करुणा, मुझे तो लगता यह है कि वो हिंदी में कहावत है कि 2 दिन चले 2.5 कोस। तो पिछले कुछ दिनों से जो ये बातचीत के लिए ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग कह रहे हैं कि हम ईरान से बात कर रहे हैं। अब बातचीत का नतीजा क्या निकलेगा वो तो आप छोड़ ही दीजिए, बल्कि बातचीत हो जाएगी, यही बहुत बड़ी बात होगी अब। क्योंकि मुझे तो अभी भी संदेह है कि ये अगले हफ्ते हम पाकिस्तान में बैठ पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से हालात बन रहे हैं, और वाजिब भी है। देखिए, ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि जब भी सीरियस नेगोशिएशन की बात शुरू होती है, ठीक उसी वक्त हॉर्मुज स्ट्रेट के पास, या मतलब जिसको आप कहें कि ग्राउंड पर सिचुएशन ऐसी
ऐसी बना दी जाती है जहां लड़ाई होने लगती है। कल हमने देखा कि किस तरह से ईरान और अमेरिका के बीच मिसाइलें चली सीज फायर के बावजूद, और उसके बाद फिर ईरान ने यूएई पर अटैक किया। तो ये सब घटनाक्रम ये बताता है कि अब शायद बातचीत के लिए बैठना भी जो है सो वो मुश्किल है। मतलब बातचीत के लिए भी बातचीत करनी होगी कि पहले कैसे बातचीत के लिए बैठा जाए, इस पर भी बातचीत कर ली जाए। तो ये सिचुएशन बन रही है। तो आप समझिए कि हॉर्मुज स्ट्रीट और आसपास ईरान को लेकर तनाव बरकरार रहने वाला है, और इसमें एक छोटा सा मिस कैलकुलेशन इस मिनी वॉर को वॉर में तब्दील कर देगा। मिनी वॉर तो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले हफ्ते 2 बार ऐसा हुआ जबकि मिसाइलें छोड़ी गई, ड्रोन छोड़ा गया और ये सब कुछ हुआ है। रही बात ट्रंप का, तो ट्रंप देखिए इसमें भी इस धंधा कर रहे हैं। वो थर्सडे फ्राइडे को कुछ ऐसे डिसीजंस लेते हैं जिससे स्टॉक मार्केट में उनके दामाद और उनके खास लोगों को फायदा होता है, और फिर मामला अगले हफ्ते के लिए चले जाता है। तो कमोबेश मुझे यही सब कुछ यहाँ दिख रहा है। बिल्कुल, तो इस बार भी बातचीत होगी या सिर्फ इस तरीके से दिखाया जाएगा कि टेबल पर बातचीत करने की तैयारी की जा रही है? मनीष, लौटेंगे आपके पास। अमेरिकी सेना की ईरान को एक और धमकी। अमेरिकी सेना मिशन के लिए तैयार है। दरअसल मिडिल ईस्ट में उड़ान भर रहे हैं अमेरिकी फाइटर जेट। कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। इससे जुड़ी एक और जानकारी है कि अमेरिकी सेनाएं मिशन के लिए तैयारी कर रही हैं। एक तरफ यूएसएस युद्धपोत की तैनाती की गई है, 3 और युद्धपोत तैनात कर दिए गए हैं। वहीं सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी गई है। तो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी फाइटर जेट उड़ान भर रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें। और एक और बड़ी खबर, अमेरिका की ईरान के खिलाफ जंगी तैयारियां तेज। फारस की खाड़ी में भेजा E-3B एवॉक्स विमान समुद्री निगरानी को मजबूत कर रहा है लगातार। अमेरिका KC-46 पेगासस विमानों ने तेल अवीव से भी उड़ान भरी है। खाड़ी देशों की ओर रवाना हुए तेल टैंकर विमान। तो इजराइल का अमेरिका को संदेश क्या कहा गया है इजराइल की तरफ से, और 24 घंटे में क्या ईरान तबाह हो जाएगा? जिस तरीके से चेतावनी ईरान ने दी है वैसा होगा क्या? क्या मैसेज दिया? अगले राउंड के हमले में ईरान के ऊर्जा बुनियादी ढांचे शामिल हों। 24 घंटे में ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट कर देना संभव। इसके अलावा एनर्जी इंफ्रा नष्ट होने से ईरान दबाव में होगा, बातचीत के लिए मजबूर होगा। संदेश के मायने क्या है? इजराइल ईरान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी कर चुका है। अमेरिका से हरी झंडी मिलते ही ईरान पर होगा सबसे बड़ा हमला, और ईरान के तेल भंडार और पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाने की तैयारी भी की गई। संदेश तो यही दिया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, होर्मुज में मौजूद जहाजों के लिए ईरानी सेना की बहुत बड़ी चेतावनी। अमेरिकी डिस्ट्रॉयर से दूर रहे जहाज, ये ईरानी सेना की तरफ से कहा गया। बीती रात अमेरिका ने जहाजों पर हमला किया था और इसके बाद ईरान की तरफ से तमाम जहाजों को यह चेतावनी की अमेरिकी डिस्ट्रॉयर से वो दूर रहे। तो वार्ता से पहले ईरान की ट्रंप को फाइनल वार्निंग, दुश्मन के जहाजों को सबक सिखाने के लिए हम तैयार हैं। हमारी मिसाइलें दुश्मन को सबक सिखाएंगी। ईरान पर अमेरिकी हमलों का अंजाम बहुत विनाशकारी होगा। अमेरिकी युद्धपोतों को समंदर में दफन कर देंगे। होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी नाकाबंदी को नष्ट कर देंगे। अमेरिकी बेस और जहाजों को निशाना बनाएंगे। सवाल यह है कि क्या ईरान ने परमाणु हथियार बना लिया? सवाल यह भी कि क्या ईरान परमाणु हमला करने वाला है? और सवाल यह भी उठता है कि क्या अब हमला हुआ तो जंग एटमी होगी? यह अपने आप में बड़ा सवाल है और डर भी है। और डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर ईरान को धमकी। क्या कहा अमेरिकी राष्ट्रपति ने? समझौता नहीं हुआ तो ईरान में तबाही मचेगी, बात नहीं बनी तो दूसरा रास्ता अपनाएंगे। प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस फिर शुरू होगा, यानी कि ऑपरेशन फ्रीडम के बाद ऑपरेशन फ्रीडम प्लस की शुरुआत, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दे दिया। हालांकि हर वार्ता से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति की ऐसी ही चेतावनी सामने आती है। सुनिए। तो यानी प्रोजेक्ट फ्रीडम के साथ कुछ और चीजें भी इंक्लूड की जाएंगी, शामिल की जाएंगी। लेकिन प्रोजेक्ट फ्रीडम है क्या? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम की शुरुआत की है। यहां पर फंसे जहाजों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए इस ऑपरेशन को चलाया गया। अमेरिकी सेना की देखरेख में ही प्रोजेक्ट फ्रीडम की शुरुआत की गई है। इसके अलावा ऑपरेशन के दौरान भी ईरानी जहाजों की नाकाबंदी जारी रही। और इतना ही नहीं, ऑपरेशन के लिए अमेरिका की युद्धपोत, लड़ाकू विमान भी तैनात। और साथ ही सवाल यही है कि क्या वाकई में अभी जिस तरह के हालात बने हुए हैं इसमें विध्वंसक युद्ध की तैयारी चल रही है?
और मनीष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, ऑपरेशन फ्रीडम, प्रोजेक्ट फ्रीडम तो चल ही रहा है, लेकिन फ्रीडम प्लस भी चलाया जाएगा। हर बार वार्ता से पहले, हालांकि एक ही वार्ता हुई है, लेकिन ऐसा दिखाया जाता है कि कोशिश की जा रही है वार्ता 2.0 भी हो। हर वार्ता से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकी सामने आती है। क्या ये स्ट्रेटेजी है ईरान पर दबाव बनाने की? लेकिन ईरान तो साफ कह देता है कि वो झुकेगा नहीं। देखिए, पहले तो जहां तक नामकरण का सवाल है, तो पहले आपने युद्ध शुरू किया तो उसका नाम रखा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, और उसके बाद फिर एक नए रूप में हॉर्मुज स्ट्रीट के लिए उन्होंने ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया, और अब वो फ्रीडम प्लस की बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर स्थिति यही है कि हॉर्मुज स्ट्रीट में तनाव बना रहेगा, और ईरान और अमेरिका के अपने अपने दावे के बावजूद स्थिति यही है कि वहां पर से जहाजों का निकलना मुश्किल है। जिस रास्ते से होकर, जिस समंदर से होकर रोजाना करीब 120 से 140 जहाज निकलते थे, आज की तारीख में 2, 3, 4 जहाज निकल रहे हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि सप्लाई चेन, खास करके ऑयल को लेकर, कितना बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। वहीं दूसरी तरफ दोनों ही तरफ से, यानी हॉर्मुज स्ट्रीट के आर पार में जो एक बड़ी संख्या में जहाज फंसे पड़े हैं। और जब जहाज फंसे पड़े हैं, तो अगर आप देखें कि हर जहाज में करीब 20 अगर जहाज कर्मी शामिल हो, तो कम से कम 20,000 से अधिक लोग इस वक्त फंसे हैं, जिसमें आधे से अधिक भारतीय हैं। तो ये सब स्थिति बहुत ही खराब बनती जा रही है, लेकिन इसे प्रेसिडेंट ट्रंप और उनका एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली डील नहीं कर पा रहा है। और ईरान तो खैर हॉर्मुज स्ट्रीट पर अपना दावा कर ही रहा है। इस सब के बीच स्थिति यही बन रही है कि बातचीत अगर फेल हो गई तो ये युद्ध होगा। तो ये तकरीबन माना जा रहा है कि कमोबेश इन स्थितियों के बीच में युद्ध ही हो एकमात्र विकल्प इनके बिल्कुल पास। मनीष, और जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं, जैसी बयानबाजी की जा रही है और दोनों ही पक्ष अपने अपनी शर्तों पर अड़े हैं, ऐसे में वाकई में बातचीत सफल हो पाएगी इसके आसार बहुत कम है। और दोनों तरफ से युद्ध की तैयारियां और ज्यादा तेज कर दी गई है। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। अरब सागर में ईरान के खिलाफ अमेरिकी नाकाबंदी। अरब सागर में अमेरिका के 3 डिस्ट्रॉयर तैनात किए गए। यूएसएस ट्रक्सटन, यूएसएस राफेल पेराल्टा, यूएसएस मैसन को तैनात किया गया। सेंटकॉम ने जारी की तीनों डिस्ट्रॉयर की तस्वीर, ये देखिए आप। अरब सागर में अमेरिकी नाकाबंदी पर एक और खबर। अमेरिकी फोर्स ने कमर्शियल जहाजों को रोका है। अमेरिकी नाकाबंदी जारी, और इस नाकाबंदी के चलते 57 जहाजों को बदलना पड़ा है अपना रूट, रास्ता। 4 जहाजों पर अमेरिकी फोर्स ने हमला तक किया। जब वो इस रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहे थे, रूट पार करने की कोशिश कर रहे थे, तब 4 जहाजों पर अमेरिकी फोर्स ने अटैक तक किया है। तो हॉर्मुज में जंग, अमेरिका का बड़ा एक्शन क्या हुआ है, ये आप जानिए। हॉर्मुज में नाकाबंदी को लेकर यूएस नेवी बहुत सख्त है। अमेरिका ने 57 कमर्शियल जहाजों को रोका है। अमेरिकी नेवी ने 4 जहाजों को तबाह किया है, और ईरान की ओर से जा रहे कई जहाजों को रोका तक गया है। यूएस डिस्ट्रॉयर्स का एक्शन आपको बताते हैं, क्योंकि तैनाती 3 और युद्धपोत की गई है। यूएसएस ट्रक्सटन, यूएसएस राफेल पेराल्टा और यूएसएस मैसन की तैनाती स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में की गई। अब जरूरी बात आप समझिए, यूएस बड़ा कॉम्बैट ऑपरेशन फिर से शुरू करने के बहुत करीब है। हॉर्मुज में तनाव सबसे ज्यादा है। हमला कभी भी शुरू हो सकता है यूएई पर। मिसाइल और ड्रोन हमले से हालात और ज्यादा बिगड़ गए। प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत जहाजों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। अब प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत ऑपरेशन अमेरिका चला रहा है। यहां तक की धमकी दे दी गई है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस भी चलाया जाएगा अगर ईरान नहीं झुका तो। बढ़ते आगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास अमेरिका ने एक और बड़ा एक्शन लिया है। ईरानी तेल टैंकर को अमेरिका ने ध्वस्त किया है। यूएसएस इब्राहिम लिंकन से सुपर हॉर्नेट का एक्शन देखने को मिला। तो यूएसएस इब्राहिम लिंकन से उड़े सुपर हॉर्नेट का एक्शन। नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहा था टैंकर। 20 मिलीमीटर गन से टैंकर के रडार को टारगेट किया गया और कार्रवाई की गई। और हॉर्मुज में होकर रहेगी क्या जंग, क्योंकि आसार तो यही नजर आ रहे हैं। खबर क्या है, ईरान और अमेरिकी सेना में झड़प देखने को मिली है। रुक रुक कर दोनों तरफ से बमबारी हो रही है। पिछले कुछ घंटों में कई बार हमले हो चुके हैं। अमेरिकी दावा और ईरान का जवाब। अमेरिकी डिस्ट्रॉयर पर ईरान ने हमला किया, यह अमेरिकी दावा। अमेरिका ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया, यह ईरान का जवाब। यूएसएस ट्रक्सटन, यूएसएस मैसन, यूएसएस राफेल पेराल्टा पर हमला हुआ है, यह अमेरिका का दावा। हॉर्मुज में ईरानी जहाजों पर हमला किया गया, यानी एक दूसरे पर युद्ध विराम को तोड़ने का आरोप लगाया गया। ईरान ने मिसाइल, ड्रोन और स्पीड बोट से हमला किया,
यह अमेरिका की तरफ से कहा गया। अमेरिकी नेवी ने ईरानी तेल टैंकर्स पर हमला किया, यह ईरान का जवाब है। अमेरिका ने सभी खतरों को हवा में ही तबाह किया, नष्ट कर दिया, तो ईरान ने जवाब में मिसाइलों से हमला किया, यह बात रखी गई। इधर अमेरिकी वॉरशिप्स को नुकसान के बाद ट्रंप का इंकार, लेकिन ईरान का जवाब, ईरान पर हमला करने वालों को भारी नुकसान पहुंचा। बड़ी बात क्या है? खाली जहाजों का अमेरिका ने टारगेट किया। तेल क्षमता बढ़ाने के लिए खाली टैंकर मंगा रहा है ईरान। वहीं अमेरिका के हमलों में ईरान में बड़ा नुकसान, ईरान को भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि ईरानी स्टेट मीडिया ने वीडियो जारी कर बताया कैसे ईरानी एयरपोर्ट पर तबाही हुई है। वीडियो में ईरानी एयरपोर्ट पर तबाही देखने को मिल रही है। ईरान के यात्रा विमानों को नुकसान पहुंचा है। देखिए, आग लगने के बाद धुएं का गुबार निकलता हुआ नजर आ रहा है। और एक और बड़ी खबर, होर्मुज में कई शिप में आग लगने के संकेत हैं। नासा के सैटेलाइट ने आग को डिटेक्ट किया। ये देखिए आप, कल रात अमेरिका और ईरान के एयर अटैक हुए, हवाई हमले, और इसके बाद नासा की सैटेलाइट ने ये जो स्पॉट आपको नजर आ रहे हैं, दरअसल ये जो स्पॉट हैं वो ये बता रहे हैं कि यहां पर आग लगी हुई है जैसा दावा है। और एक और बड़ी खबर, ईरान ने जारी किया अटैक का वीडियो। ईरान की नेवी ने मिसाइल फायर की है, यूएस डिस्ट्रॉयर पर दागी गई है मिसाइल। होर्मुज में तैनात डिस्ट्रॉयर पर हमले को अंजाम दिया गया। एक और तस्वीर ये देखिए, यूएस डिस्ट्रॉयर पर यह मिसाइल दागी गई ईरान की तरफ से। होर्मुज में तैनात डिस्ट्रॉयर पर हमला किया गया। तो देखिए, सवाल यही है कि सीज फायर तो टूट चुका है, एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं, अब इसके बाद क्या हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, जरा आप देखिए, और कैसे हमलों को अंजाम दिया गया, पूरी जानकारी आपको प्रगति दे रही है। बिल्कुल करुणा, और ये भी बताएंगे कि सीजफायर टूटने के बाद ईरान पर हमला दूसरी बार हुआ है। पहली बार कहां हुआ था हमला और दूसरी बार हमले कहां पर हुए, ये आपको बताते हैं। सबसे पहले ताजा हमलों की शुरुआत बंदर खमीर IRGC नेवी बेस है, यहां पर हमला किया गया। पहले भी यहां हमला हुआ था, लेकिन ईरानी नेवी का बेस मौजूद है जिस पर अटैक किया गया, यानी कि दोनों बार ही सेम लोकेशंस पर हमले हुए। इसके अलावा कासिम द्वीप की बात करें तो यहां पर शिप बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स है, उसे निशाना बनाया गया। IRGC के निशाने IRGC के ठिकानों पर भी निशाना बनाया जा चुका है। पहले हमले के दौरान IRGC के ठिकानों पर अटैक किए गए थे। इसके अलावा बहमान पोर्ट की बात करें तो IRGC बिल्डिंग को टारगेट किया गया था। पहले हमले के दौरान नेवी कमांड सेंटर पर अटैक किया गया था। इधर सिरिक में मिसाइल साइट पर अटैक किया गया था, तबाही मचाई गई थी। तो वहीं करमनशाह में IRGC का ठिकाना है जहां पर हमला किया गया। बंदर अब्बास एयरबेस नेवी बेस को टारगेट करते हुए तबाही मचाई गई। तो तेहरान में कई ड्रोन से अटैक किए गए थे, कई ड्रोन से अटैक कर तबाही यहां पर भी मचाई गई। और एक और बड़ी खबर, अमेरिका के ईरान में बड़े हमले, IRGC के ठिकानों को टारगेट पर लिया गया। होर्मुज गान प्रांत में जबरदस्त बमबारी हुई, ये देखिए आप, तेहरान समेत ईरान के कई एयर बेसेस पर हमला किया गया। तो एक तरफ तो ट्रंप बातचीत की संभावना जाहिर करते हुए नजर आ रहे, दावा कर रहे हैं कि अगले हफ्ते बातचीत हो जाएगी, ऐसी बातें आ रही हैं सामने। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका हमलों को रोकने का नाम नहीं ले रहा। अब जाहिर सी बात है कि सवाल यह है कि ट्रंप क्या युद्ध को भड़काना चाहते हैं, या फिर वाकई में बातचीत को लेकर गंभीर है, या फिर वार्ता का सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। रूस में विक्ट्री डे को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि डर है कि यूक्रेन हमला कर सकता है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी और CCTV के जरिए निगरानी। आज मॉस्को में मोबाइल इंटरनेट बंद, मैसेजिंग सेवा पर भी सरकार की रोक। तो विजय दिवस पर मॉस्को की किलाबंदी कैसे खास रही इस बार की विक्ट्री परेड को लेकर जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे, क्योंकि डर था यूक्रेन की तरफ से हमला हो सकता है। मॉस्को में चप्पे चप्पे पर स्पेशल फोर्स की तैनाती की गई। मॉस्को में स्नाइपर्स की तैनाती भी पहले विक्ट्री परेड्स के कंपैरेटिवली इस बार बढ़ा दी गई थी, उसकी तुलना में इस बार ज्यादा थी। पुतिन के लिए सुरक्षा घेरा पहले से ज्यादा सख्त किया गया था। करीब 10,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती इस विक्ट्री परेड के दौरान देखने को
को मिली। मॉस्को में एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट मोड पर रहे। रेड स्क्वायर इलाके में एंटी ड्रोन सिस्टम भी तैनात रहा। लेकिन परेड में क्या क्या नहीं था इस बार मिसाइलें नहीं होंगी, टैंक बख्तरबंद गाड़ियां नहीं, एयर शो को रद्द कर दिया गया, मॉस्को के एयरपोर्ट बंद रहेंगे, मोबाइल और इंटरनेट भी बंद। इसके अलावा मॉस्को की सभी एटीएम भी बंद रहेंगे। यानी कि सुरक्षा को देखते हुए ये कदम उठाए गए हैं। और देखिए, विक्ट्री डे परेड को लेकर रूस के 15 शहरों में विक्ट्री डे परेड नहीं होगी इस बार, यह कहा जा रहा है। यह बहुत बड़ी खबर है। 15 से ज्यादा शहरों पर यूक्रेन की तरफ से हमले की आशंका है। हमले की आशंका को लेकर विक्ट्री डे परेड 15 से ज्यादा शहरों में बैन की गई है। और जो आज होने वाली मॉस्को की परेड है, इसमें भी हालांकि इससे पहले जिस तरीके से अलग अलग हथियारों को, टैंक्स को, मिसाइलों को दिखाया जाता था, प्रदर्शित किया जाता था, इस बार की संख्या बहुत कम होने वाली। तो ये बहुत बड़ी खबर है। आपको बता दें कि आज 9 तारीख और विक्ट्री डे परेड को लेकर सुरक्षा के बहुत कड़े इंतजाम। आपको याद होगा 2022 के बाद से लेकर अभी तक जो विक्ट्री डे परेड हुई है उसमें रूस ने अपनी पूरी ताकत दिखाई है। लेकिन मनीष, क्या लग रहा है, क्या आसार है? क्योंकि इससे पहले हमने ज़ेलेंस्की का एक बयान भी दिखाया जिसमें बोल रहे हैं कि वो अनुमति देते हैं रूस को विक्ट्री डे परेड मनाने की। लेकिन इधर रूस की तरफ से जवाब भी दिया गया कि वो आखिर होते कौन है ज़ेलेंस्की, ये सब कहने वाले। क्या आसार आपको नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने विक्ट्री डे परेड के संदर्भ में 3 दिन का सीज फायर का ऐलान किया था। इससे पहले ये प्रपोजल क्रेमलिन की तरफ से दिया गया था, लेकिन तब जेलेंस्की ने कहा था कि हम विक्ट्री डे परेड पर अटैक करेंगे, जिसके बाद जवाब में ये क्रेमलिन की तरफ से कहा गया था कि अगर ऐसा हुआ तो फिर हम कीव में उन जगहों को निशाना बनाएंगे जिन्हें हमने अब तक नहीं बनाया था, जिसमें विदेशी दूतावास भी शामिल हैं। तो स्थिति गंभीर हो रही थी, तो इसलिए अमेरिका की तरफ से 3 दिन के सीज फायर का ऐलान किया गया। विक्ट्री डे परेड जो कि केवल रूस के लिए नहीं, अगर देखा जाए तो ऐतिहासिक तौर पर वो यूक्रेन के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण था। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध में सोवियत संघ के लगभग, अगर आप कहें तो 2,70,00,000 लोग मारे गए थे और उसके बाद जाकर जर्मनी पर जीत हासिल हुई थी। तो उसकी याद में विक्ट्री डे परेड मनाया जाता है, जहां पर कि ठीक भारत के जैसे आप गणतंत्र दिवस में 26 जनवरी की जैसे परेड देखते हैं, ठीक उसी तरह से क्रेमलिन से सटे रेड स्क्वायर से ये परेड शुरू होती है और कई किलोमीटर तक ये परेड चलती है। और फिर सड़क के दोनों तरफ जो है सो लगातार लोगों का हुजूम रहता है वहां पर। मैं खुद भी 3 बार इस परेड को देखने के लिए रेड स्क्वायर पर था और बहुत ही भव्य सा परेड लगता है। लेकिन जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है तो इस बात की आशंका रहती है कि कहीं ड्रोन से हमले ना हो। तो अच्छी बात है कि सीज फायर हो गया, तो अब हमले नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मनीष, एक बार फिर से आपके पास आएंगे, लौटेंगे, लेकिन एक और बड़ा अपडेट है। रूस यूक्रेन में 3 दिन के सीज फायर का ऐलान किया गया है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया है इस बात का। 9 से 11 मई तक रूस यूक्रेन में युद्ध विराम। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, इसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किया ऐलान। और एक और बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को की तरफ से एक और दावा, रूस यूक्रेन के बीच सैनिकों की अदला बदली होगी। ट्रंप का यह कहना है दोनों के बीच 1,000 सैनिकों की अदला बदली होगी। इस दौरान पुतिन और ज़ेलेंस्की ने बात मान ली है। मैं पुतिन और ज़ेलेंस्की का आभारी। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ा दावा। रूस यूक्रेन का सीज फायर की समय सीमा बढ़ाने की संभावना। हर महीने मारे जा रहे हैं 25,000 युवा सैनिक। सीज फायर की समय सीमा बढ़ने की संभावना, इसी को देखते हुए